दोस्तों, क्या योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी के तथाकथित ट्रिपल इंजन शासन में उत्तर प्रदेश में संविधान को व्यवहार में असामान्य कर दिया है? संविधान साफ कहता है कि फैसला सुनाने का अधिकार अदालत का होता है। पुलिस का काम है जांच करना, सबूत इकट्ठा करना, अपनी दलील अदालत के सामने रखना और फिर अदालत के आदेश का पालन करना होता है। इसके आगे पुलिस का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तस्वीर बिल्कुल उल्टी नजर आ रही है। यहाँ अदालत के आदेश को अवैध बताया जा रहा है और पुलिस ये कहती दिखाई दे रही है कि अब अदालत को हमारा फैसला मानना होगा। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सोच रोंगटे खड़े कर देने वाली है। यही वजह है कि ये सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी के राज में संविधान को ही किनारे कर दिया गया है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए एक नाम याद करना बहुत जरूरी है। पहचानने की कोशिश कीजिए, अनुज चौधरी, वही उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारी जो संभल में हुई हिंसा के दौरान चर्चा में आया था। आरोप है कि मुसलमानों के प्रति उसके कथित नफरत भरे रवैये को सत्ता का संरक्षण मिला और बाद में उसे प्रमोशन देकर एएसपी बना दिया गया। अब मामला उसी अधिकारी और उसकी टीम की कार्रवाइयों से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि वो समय आ गया है जब उत्तर प्रदेश में पुलिस और सरकार खुलेआम अदालत के आदेशों को नजरअंदाज कर रही है। एक न्यायिक आदेश जिसमें एनकाउंटर और आत्मरक्षा के नाम पर कथित हत्यारों की जांच के निर्देश दिए गए थे, उसे मानने से पुलिस ने इनकार कर दिया है। ये आदेश इसलिए अहम था क्योंकि इसमें ये जांच करने को कहा गया था कि क्या इस घटनाओं में सांप्रदायिक मंशा से काम किया गया और क्या पुलिस की भूमिका निष्पक्ष थी। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने अदालत के आदेश पर यह कहकर अमल करने से मना कर दिया कि वो ऊपर की अदालत में जाएगी और इस आदेश को रद्द करवाएगी। आदेश का पालन करने के बजाय उसे चुनौती देने का ये आत्मविश्वास कई सवाल खड़े करता है। कई लोगों को इसमें भारतीय लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा दिखाई देता होगा। ये खतरा उस पुलिस व्यवस्था से है जो अदालत के निर्देशों को ठुकराने का साहस करती है और उस राजनीतिक सत्ता से है जो ऐसे रवैये पर चुप रहती है या उसे समर्थन देती दिखाई देती है। खास बात यह है कि जिन अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश दिए गए थे, उस पर आरोप है कि उन्होंने अपने कथित सांप्रदायिक दृष्टिकोण के चलते एक समुदाय को निशाना बनाया। इसी वजह से आदेश को स्वीकार करना सत्ता और पुलिस तंत्र को असहज कर रहा है। इस पूरी खबर को मीडिया कवरेज के नजरिए से भी समझना जरूरी है। हिंदी के बड़े अखबारों ने इसे बेहद हल्के तरीके से पेश किया है। उदाहरण के तौर पर अमर उजाला ने अंदर के पन्नों में एक छोटी सी खबर छापी, संभल बवाल, तत्कालीन सीओ कोतवाल के खिलाफ रिपोर्ट जब्त करने का आदेश। जबकि इस खबर का मतलब सिर्फ एक एफआईआर नहीं बल्कि अदालत और पुलिस के बीच टकराव और संविधान की हैसियत पर उठते गंभीर सवाल है। जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में आलम पुलिस की गोली से घायल हुआ था। उसके पिता की ओर से दिए गए आवेदन पर अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है और 20 अन्य पुलिसकर्मियों को भी आरोपी बनाए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन असली खबर यही नहीं है। असली खबर वो है जो आपको ज्यादातर हिंदी अखबारों में नहीं मिलेगी। वजह साफ है, अधिकांश हिंदी अखबार सत्ता में सवाल करने के बजाय उससे समझौता करना ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। उनके संपादकीय रुख अक्सर सरकार की गोद में बैठे नजर आते हैं। इसीलिए जो खबर लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक है उसे या तो दबा दिया जाता है या बहुत भीतर तक छिपा दिया जाता है। यह खबर सामने आई है टाइम्स ऑफ इंडिया के दिल्ली संस्करण में, वो भी पेज नंबर 16 पर, बेहद नीचे, लेकिन कम से कम छपी तो है। इस खबर के मुताबिक संभल के एसपी ने साफ कहा है कि अदालत का आदेश अवैध है और पुलिस उसे किसी भी सूरत में नहीं मानेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। जरा कल्पना कीजिए, एक जिले का पुलिस कप्तान खुलेआम कह रहा है कि वो कोर्ट के आदेश को नहीं मानेगा। वो ये तय कर रहा है कि जज का आदेश वैध है या अवैध। यानी पुलिस अब खुद को अदालत से ऊपर समझने लगी है। इसके खतरनाक नतीजे पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि पूरा मामला है क्या। दरअसल 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल में आलम नाम के एक युवक को गोली लग गई थी। आलम के पिता यामीन ने इस मामले में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दाखिल की। किसी भी जिले में सीजेएम यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट स्थानीय न्यायिक व्यवस्था में सबसे
वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी होता है। यामीन ने 6 फरवरी 2024 को सीजेएम को कोर्ट में अर्जी दी। अपनी याचिका में उन्होंने बताया कि उनका बेटा आलम बिस्कुट बेचने का काम करता है। 24 नवंबर 2024 की सुबह करीब 8 बजे आलम ठेले पर बिस्कुट बेचने के लिए घर से निकला था। जब वो जामा मस्जिद के पास पहुंचा तब याचिका के मुताबिक तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, तत्कालीन संभल कोतवाली प्रभारी अनुज तोमर और 15 से 20 अन्य पुलिसकर्मियों ने भीड़ पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई। यामीन का आरोप है कि जब उनका बेटा अपनी जान बचाने के लिए ठेला छोड़कर भागा तो उसकी पीठ में 2 गोलियां लगी और एक गोली इसके हाथ में लगी। गंभीर रूप से घायल हालत में वो किसी तरह घर तक पहुंच पाया। परिजन उसे तुरंत एक निजी अस्पताल ले गए, लेकिन वहां से बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया या इलाज से इनकार कर दिया गया। यामीन का कहना है कि उन्हें डर था कि उनकी धार्मिक पहचान की वजह से संभल के अस्पताल इलाज करने से मना कर सकते हैं। इसी डर के चलते वो घायल आलम को मेरठ लेकर गए। वहां उन्होंने बताया कि गोली आपसी विवाद में लगी है और अपना पता भी असमोली का बताया, तब जाकर इलाज शुरू हो सका। यामीन ने अदालत को बताया कि उन्होंने इस मामले में संबंधित पुलिस अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन किसी ने उसकी बात तक सुनने की जरूरत नहीं समझी। इसी के बाद उन्होंने कोर्ट में अपील की कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई जाए और निष्पक्ष जांच कराई जाए। इसी मामले में चंदौली कोर्ट के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर ने 9 जनवरी 2026 को आदेश पारित किया। आदेश में कहा गया कि संभल के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, शहर कोतवाल अनुज तोमर और अन्य नामित पुलिसकर्मियों सहित सभी संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ये एक स्पष्ट न्यायिक आदेश है। सीजेएम का आदेश प्रोटोकॉल की भाषा में कहें तो यदि किसी मंच पर सीजेएम और एसपी आमने सामने खड़े हों तो प्रशासनिक अधिकारी को, न्यायिक अधिकारी को सम्मान देना होता है, लेकिन संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का रवैया इससे बिल्कुल उलट आया। एसपी ने खुले तौर पर कहा कि वो इस आदेश को नहीं मानेंगे। उनका बयान था, जो करना है कर लीजिए, इस आदेश की तालीम नहीं होगी। मामला यही नहीं रुका। एसपी ने आगे कहा कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक अवैध यानी गैर कानूनी आदेश पारित किया है। उसके मुताबिक पुलिस अपने स्तर पर जांच कर चुकी है और वहीं जांच सही है, इसीलिए अदालत के आदेश को मानने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आप ठीक सुन रहे हैं, एक पुलिस कप्तान ने जज के आदेश को अवैध बताते हुए उसे मानने से इनकार कर दिया। एसपी ने यह भी कहा कि वे ऊपरी अदालत में अपील करेंगे, यानी उन्हें पूरा भरोसा है कि ऊपर की अदालत वही फैसला देगी जो पुलिस चाहती है और जो सरकार चाहती है, क्योंकि पुलिस वही कर रही है जो सत्ता चाहती है। अब असली सवाल यह है कि अगर इस देश में अदालत का आदेश इसलिए अवैध है क्योंकि वो सत्ता के नैरेटिव से मेल नहीं खाता, तो फिर अवैध क्या है? क्या अवैध यह है कि पुलिस किसी लड़की को जबरन गाड़ी में बैठाकर उस पर टूट पड़े? क्या अवैध यह है कि मंच से किसी महिला का नकाब खींच लिया जाए? क्या अवैध यह है कि थाने में महिलाओं के साथ अभद्रता हो? क्या अवैध यह है कि दलितों के अपमानजनक उत्पीड़न के वीडियो सामने आए? क्या अवैध यह है कि बिना नैरेटिव बुलडोजर चलाकर लोगों को बेघर कर दिया जाए? क्या अवैध यह है कि गोली मारो जैसे नारे लगाए जाएं? या फिर संसद के भीतर किसी मुस्लिम सांसद को अपमानजनक शब्दों से पुकारा जाए? अगर एक सरकार और पूरा सिस्टम अदालत के आदेश को खुलेआम गैर कानूनी बता रहा है तो ये मानने में क्या हर्ज है कि उसकी नजर में संविधान ही अब अप्रासंगिक हो चुका है? आखिर किसी एसपी की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो कहे हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे? और ये सब किस लिए हो रहा है? उन पुलिस अधिकारियों को बचाने के लिए जिन पर आरोप है कि उन्होंने वर्दी की आड़ में नफरत और पक्षपात को बढ़ावा दिया। अनुज चौधरी ऐसे ही अधिकारियों का एक उदाहरण बनकर सामने आते हैं। बताया जाता है कि उन्हें स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी मिली थी और फिलहाल वे फरीदाबाद के एडिशनल एसपी ग्रामीण के पद पर तैनात हैं। ये वही अनुज चौधरी हैं जिन्होंने होली के दौरान संभल में पीस कमेटी की बैठक में कहा था कि अगर किसी को रंगों से परेशानी हो तो वो घर के अंदर रहे। अब सीधी सीधी बात है, अगर अदालत के आदेशों की वैधता का फैसला थाने में होना है, अगर दरोगा, इंस्पेक्टर या एसपी तय करेंगे कि कौन सा आदेश माना जाए और कौन सा नहीं, तो फिर अदालतों की जरूरत ही क्या है? फिर तो अदालतों पर ताला लगा देना चाहिए। तब सत्ता खुलेआम ये कह सकती है कि ये एक ऐसा देश है जहां अदालतों की कोई भूमिका नहीं है, जहां जिसे चाहे उठा लिया जाए सवाल न हो, जिसे चाहे जेल में डाल दिया जाए सवाल न हो, जिसे चाहे बेघर कर दिया जाए सवाल न हो, और जिसकी जिंदगी चाहे नर्क बना दी जाए और कोई पूछने वाला न हो। क्या हम सच में ऐसे देश की ओर बढ़ रहे हैं? इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।